नमस्कार दोस्तों, प्रभात क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन महान्यायवादी के बारे में अध्ययन करेंगे और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और फिर उसका अपने स्टेट के अंदर जो एडवोकेट जनरल है उसका भी इसके संदर्भ में तुलना करेंगे दोनों की। तो इन पॉइंटों को अपन टच करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की महान्यायवादी क्या है, क्या ये संवैधानिक प्रावधान है कि नहीं है इनका और कौन से आर्टिकल के अंदर है। इसके अलावा ये महान्यायवादी का क्या काम है और देश के अंदर ये क्या करते हैं, कौन कौन से काम करते हैं। इसके अलावा वर्तमान में जो महान्यायवादी है वो कौन है, इस संदर्भ में देखेंगे। उसके बाद में इसकी नियुक्ति कौन करता है और किसके पश्चात पर्यंत ये अपना पद धारण करते हैं। और इसके अलावा इसके वेतन भत्ते संबंधित अपन बात करेंगे, भाई इनको वेतन कितना मिलता है और कौन सी नीति से वेतन दिया जाता है और क्या ये इनका जो वेतन है वो पहले से ही संविधान के अंदर डिसाइड कर रखा है नहीं रखा। इस अलावा इसका टेन्योर देखेंगे, इसका कार्यकाल कितना होता है। उसके बाद में जो महान्यायवादी है इनके कौन कौन से राइट्स है कि ये पार्लियामेंट के अंदर दोनों सदनों के अंदर बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं, संयुक्त अधिवेशन के अंदर भाग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इस रिलेटेड इस अटॉर्नी जनरल के कौन कौन से राइट्स है इस संदर्भ में अपन देखेंगे। और उसके बाद में इसके कौन से पावर्स है, कौन सी इसके पास में वर्क्स है और पावर्स इसके बारे में अपन देखेंगे, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन कौन से कार्य ये करते हैं। और उसके बाद में अपन देखेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या है कि एडवोकेट जनरल है वो कौन कौन से काम करने नहीं करने के लिए बातें हैं, कौन कौन से काम नहीं कर सकते। उस संदर्भ में अपन इसकी लिमिटेशंस क्या है उसके बारे में देखेंगे। और फिर अपन एक इसकी तुलना करेंगे क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल है वो और जो स्टेट के अंदर जो महाधिवक्ता होता है तो उसका इसका अपन दोनों की क्या करेंगे तुलना करके देखेंगे कि भाई स्टेट के अंदर जो महाधिवक्ता है और देश के अंदर जो महान्यायवादी है तो इन दोनों में क्या समानता है, कौन कौन से आर्टिकल के अंदर दोनों को प्रावधान है, इस संदर्भ में दोनों की क्या करेंगे तुलना करेंगे। तो आज देखते हैं सबसे पहला जो पॉइंट है इसका इंट्रोडक्शन। परिचय की बात करूं तो महान्यायवादी का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में है। ध्यान रखना, महान्यायवादी का उल्लेख न्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। ध्यान रखना 76 में प्रावधान है कि एक महान्यायवादी होगा। इसके बाद में अपन ये देखते हैं कि जो महान्यायवादी है ये भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है। ध्यान रखना भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी या फिर विधि अधिकारी भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी। ठीक है, तो महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में है और ये भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है या कानून अधिकारी है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि वर्तमान में कौन है। ध्यान रखना वर्तमान में महान्यायवादी इसका आप जरूर ध्यान रखिए के वेणुगोपाल कौन है। के वेणुगोपाल तो के वेणुगोपाल है जो वर्तमान में महान्यायवादी भारत का और ये कौन से क्रम का है तो 15वें महान्यायवादी है। ध्यान रखना वर्तमान में महान्यायवादी कौन है तो वर्तमान में महान्यायवादी है के वेणुगोपाल है और ये भारत के कौन से क्रम के हैं तो 15वें क्रम के महान्यायवादी। तो तीन चीज ध्यान रखना है। इसका उल्लेख आर्टिकल 76 में है और ये देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है या कानून अधिकारी है, लॉ ऑफिसर है, सबसे बड़ा विधि अधिकारी। अब अपन देखते हैं कि इस महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको पता है इस महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, भारत का प्रेसिडेंट करता है, भारत का राष्ट्रपति द्वारा इसकी क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। और एक चीज आपको यह भी ध्यान रखना है कि कौन से व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है। तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है, नियुक्ति की जाती है।
तो एक पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाए। अब राष्ट्रपति किस प्रकार इसकी योग्यता है, कौन से व्यक्ति को महान न्यायवादी के पद पर ये नियुक्त करेंगे, तो इस संदर्भ में अपन देखते हैं कि दो चीजें। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और भारत का नागरिक होने के साथ साथ हाईकोर्ट के अंदर 5 साल जज का कार्यकाल को क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, या फिर हाईकोर्ट के अंदर 10 साल का वकालत करने का अनुभव हो। ऐसे व्यक्ति को महान न्यायवादी के पद पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो दूसरी शर्तें आपको ध्यान रखनी है। पहली शर्त है, कौन कौन सी शर्तें हैं, तो शर्त में आप देखिए, सबसे जो पहली शर्त है, तो पहली शर्त क्या है, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। सेकंड क्या होनी चाहिए, हाईकोर्ट में, उच्च न्यायालय में पांच वर्ष न्यायाधीश, उच्च न्यायालय में 5 वर्ष का न्यायाधीश रहने का अनुभव हो। और थर्ड चीज आपको ध्यान रखनी है कि हाईकोर्ट के अंदर 10 वर्ष वकालत का क्या होना चाहिए, अनुभव। ठीक है, हाईकोर्ट में 10 वर्ष वकालत का अनुभव। तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा महान न्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जाता है। उसके बाद में अपन देखते हैं इसकी कार्यकाल की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कार्यकाल। तो कार्यकाल की बात करते हैं तो जो महान न्यायवादी है इसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान के अंदर एक बात बताई गई है कि 3 ऐसे पद होते हैं जो हमेशा राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत रहते हैं, जैसे महान न्यायवादी है, मंत्री है, और जो राज्यों के अंदर राज्यपाल है। इन तीनों जो पोस्ट है इनका कार्यकाल फिक्स नहीं रहता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ध्यान रखना, कार्यकाल की बात करूं मैं तो कार्यकाल आपको ध्यान रखना है, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। ठीक है, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं, ध्यान रखिए, कार्यकाल निश्चित नहीं, कार्यकाल निश्चित नहीं। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की इच्छा रहती है तब तक ये पद पर रहते हैं, और जैसे मान लो कभी राष्ट्रपति की इच्छा नहीं है, सरकार की इच्छा नहीं है, तो उसको पद से हटा सकते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि जैसे वर्तमान गवर्नमेंट है, उस सरकार ने जैसे मान लीजिए इस्तीफा दे दिया है, प्राइम मिनिस्टर द्वारा इस्तीफा दे दिया है, तो प्राइम मिनिस्टर द्वारा इस्तीफा देते ही जो संपूर्ण आपका मंत्री मंडल है, मंत्री परिषद है, वो आपकी क्या मान जाती है, ऑलरेडी उसको बर्खास्त माना जाता है। तो उस संदर्भ में महान न्यायवादी को भी अपने पद से क्या देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रपति की जो अनुशंसा होती है, जो वर्तमान सरकार द्वारा की जाती है, और सरकार की इच्छा से ही वो अपने पद पे रहते हैं, और जब सरकार ही नहीं है अस्तित्व में, तो इस महान न्यायवादी का कोई प्रावधान नहीं है, स्वेच्छा से उसको क्या देना पड़ता है, इस्तीफा देना। ये ध्यान रखना है, यदि सरकार मंत्री परिषद द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है, तो उस स्थिति में महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल को भी इस्तीफा
देना पड़ता है। ठीक है, तो उस स्थिति में जब सरकार भी नहीं है तो उस स्थिति में एसी को भी क्या देना पड़ता है, इस्तीफा देना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद में अपन बात करते हैं, इसकी वेतन भत्तों की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के अंदर आपको बताना चाहूंगा, संविधान के अंदर ये तय नहीं है कि एक महान्यायवादी को इतने पैसे दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है। ध्यान रखना, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। संविधान में प्रावधान नहीं है। तो वेतन और भत्तों की बात करें तो संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा तय पारिषद में क्या देता है, राष्ट्रपति द्वारा तय वेतन दिया जाता है। ध्यान रखिए, भारतीय संविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि एक अटॉर्नी जनरल को इतने रुपए दिए जाएंगे, लेकिन जो भारत का राष्ट्रपति है उनके द्वारा तय किया जाता है और जितना तय किया जाता है उस हिसाब से उसको क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। ठीक, उसके बाद में इनकी राइट्स की बात करें कि इनके कौन कौन से अधिकार है, तो ध्यान रखना है कि 2-3 बड़े बड़े इसके अधिकार है। उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपको बताऊंगे राइट्स में सबसे जो पहला राइट्स है तो उसमें क्या है कि जो अटॉर्नी जनरल है ये भारत के किसी भी न्यायालय में जाकर के क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। सबसे पहला पॉइंट, भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार, किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। सेकंड बात करते हैं अपने अधिकार की, आपको ध्यान रखना है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि संसद के जो दोनों सदन है, राज्यसभा लोकसभा, तो संसद के दोनों सदन राज्यसभा लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों जो सदन है, इन दोनों सदन की जो कार्यवाही उसमें भाग ले सकता है। थर्ड, इसके अपना अधिकार से संबंधित बात करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जब दोनों सदन में से किसी भी एक सदन में जब मतभेद होता है तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है। ध्यान रखना, संयुक्त अधिवेशन की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट चीज है, परीक्षा में यही पूछा जाता है। लेकिन मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल द्वारा मताधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना है कि भाग तो ले सकता है, लेकिन जब मताधिकार की स्थिति होती है उस समय ये मत नहीं ले सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन मताधिकार का प्रयोग नहीं। तो 3 स्थिति, किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, सुनवाई का अधिकार है, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में जा सकते हैं, संयुक्त अधिवेशन की स्थिति में भी भाग ले सकते हैं, लेकिन मताधिकार, मत का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद में इनकी कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं, उस संदर्भ पर देखते हैं कार्य शक्तियों की। तो सबसे पहले राष्ट्रपति द्वारा जो भी उनको काम सौंपा जाता है तो विधि के संबंध में सलाह देना, विधि के संबंध में सरकार को सलाह देना। राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए किसी विषय सरकार को कानूनी सलाह देना, सरकार को कानूनी सलाह देना।
पहला काम है राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए किसी विषय पर या फिर सरकार के द्वारा किसी विषय पर यदि कोई कानूनी विधिक सलाह चाहिए तो उस संदर्भ में ये विधिक सलाह देने का काम है किसका, न्यायवादी। सेकेंड अपन इसका देखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि एक चीज ये भी है कि मान लीजिए कि यदि संविधान में या विधि में कोई ऐसी चीज है, तो जैसे संविधान या विधि कानून में कोई ऐसा प्रावधान है तो उस संदर्भ में भी ये सरकार को क्या दे सकता है, सलाह दे सकता है, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज यही है कि मान लो कोई विधिक कर्तव्यों की यदि जरूरत पड़ती है, विधिक कर्तव्यों के मामले में यदि किसी सरकार को जरूरत पड़ती है उस संदर्भ में भी सलाह दे सकते, ठीक है। विधिक कर्तव्यों के मामलों में भी सरकार को सलाह देना। तो ये दो मेजर पॉइंट आपको ध्यान रखना। अब अपन देखते हैं कि जो न्यायवादी है इसकी क्या क्या लिमिटेशंस क्या है, इसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं, उसकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज सीमा की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, पहली चीज ध्यान रखिए कि कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पे ये जाकर के सुनवाई नहीं कर सकते, उनका अधिकार नहीं है। तो सबसे पहला जो है कि मान लीजिए ये भारत सरकार के विरुद्ध, ध्यान रखना, भारत सरकार के विरुद्ध किसी भी सलाह या फिर कोई भी काम है वो नहीं कर सकता, भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करेगा, ठीक है। भारत सरकार के विरुद्ध, भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी कानूनी सलाह नहीं देना, ठीक है। पहला काम है भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी कानूनी सलाह नहीं है। दूसरा है कि जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार की ओर से किसी भी मामले में जब पैरवी करता है तो भारत सरकार के विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। देखिएगा, किसी भी मामले की, ठीक है, किसी भी मामले की पैरवी के समय भारत सरकार के विरुद्ध टिप्पणी नहीं करना, ठीक है, भारत सरकार के विरुद्ध टिप्पणी नहीं करना। और तीसरा है भारत सरकार की अनुमति के बगैर ये किसी भी कंपनी या फिर कोई भी बोर्ड है उसका ये निदेशक नहीं बन सकता। ध्यान रखना है कि भारत सरकार की अनुमति के बगैर, भारत सरकार की अनुमति के बिना भारत सरकार की अनुमति के बिना कि किसी भी काउंसिल, किसी भी परिषद या कंपनी का निदेशक नहीं बन सकता। ये आपको ध्यान रखना है, भारत सरकार की सलाह के बिना किसी भी कंपनी का या फिर किसी भी परिषद का क्या नहीं बन सकता है, ये निदेशक नहीं बन सकता। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि किसी भी भारत सरकार की सलाह के बगैर मान लीजिए किसी भी न्यायालय के अंदर जो आपराधिक व्यक्ति है उसका ये बचाव भी नहीं कर सकता, ठीक है। आपराधिक व्यक्ति का बचाव भी, आपराधिक व्यक्ति का बचाव भी नहीं कर सकता। भारत सरकार की सलाह के बिना या किसी भी न्यायालय के अंदर किसी भी जो क्रिमिनल जैसे मान लीजिए क्रिमिनल्स जो व्यक्ति है उसका ये बचाव भी नहीं कर सकता, सलाह के बगैर ये काम नहीं कर सकता। तो ये 3-4 मेजर जो इसके जो लिमिटेशंस है ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन इसका बात करते हैं कि जो न्यायवादी है इसकी अपन जो राज्य का जो एडवोकेट जनरल है उससे अपन थोड़ी सी तुलना करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि एक महान्यायवादी बनाम एक महाधिवक्ता, इसका क्या क्या प्रावधान है। तो सबसे पहला देखिएगा,
देखिए, महान न्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में है। तो महान न्यायवादी की तरह ही राज्य का जो सबसे बड़ा वित्तीय अधिकारी है, ध्यान रखना, राज्य का सबसे बड़ा वित्तीय अधिकारी, राज्य का सबसे बड़ा वित्तीय अधिकारी कौन होता है? वित्तीय अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता, जिसको अपन एडवोकेट जनरल भी बोलते हैं, महाधिवक्ता। तो राज्य का सबसे बड़ा वित्तीय अधिकारी कौन है? महाधिवक्ता, ध्यान रखना। और महान न्यायवादी का उल्लेख आर्टिकल 76 में है, तो महाधिवक्ता का उल्लेख आर्टिकल 165 में है। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 165 के अंदर है। ध्यान रखिए, महान न्यायवादी का उल्लेख आर्टिकल 76 में है, लेकिन महाधिवक्ता का उल्लेख आर्टिकल 165 में है। दूसरा है, ये राज्य का सबसे बड़ा वित्तीय अधिकारी, इसके अलावा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करते हैं, राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, तो ये किसके प्रसाद पर्यंत रहेंगे? राज्यपाल के। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा नियुक्ति और इनके ही प्रसाद पर्यंत रहते, ध्यान रखना है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। तो राज्यपाल द्वारा ही नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही ये पद धारण करते। इसके अलावा इसके जो कार्यकाल है वो भी उसी टाइप से है। तो सारी जो काम, कार्यकाल, अधिकार जो सब है, जैसे अधिकार की बात करें तो ये किसी, जैसे विधानमंडल आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ संसद आती है, विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है, विधानसभा या विधान परिषद में, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए इनका जैसे लिमिटेशंस की बात करें तो ये सारे इसकी हो जाएगी लिमिटेशंस। इसी तरह से जैसे शर्तें हैं तो यही शर्तें लागू हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आपको महान न्यायवादी का पता है तो एडवोकेट जनरल है, तो उसी के संदर्भ में आप याद रख सकते हो। आर्टिकल 165 है, वहाँ पे आर्टिकल 76 है, वहाँ पे नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करते हैं। इसी तरह से इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत क्या धारण करते हैं? अपना पद धारण करते हैं, ठीक है। और इनके जो वेतन भत्तों का निर्धारण है वो भी कौन करता है? राज्यपाल। ध्यान रखिए, वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा, ठीक है। तो ये है आपका महान न्यायवादी और महाधिवक्ता, इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षा में इस संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे तो आराम से क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। कि ये छोटे जो पॉइंट है, इन पॉइंटों को आप थोड़ा सा टच करिए तो सारी चीज आप, जैसे मान लीजिए महाधिवक्ता के बारे में आप 2-3 चीज पढ़ते हो महान न्यायवादी के बारे में, तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा इसको डायनेमिक फॉर्मेट से पढ़ोगे। तो जैसे मान लीजिए रिटन एग्जाम है तो वहाँ भी आप कोई चीज लिख सकते हो, अच्छे से आप कोई क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। तो इन सारे पॉइंट्स को आप थोड़ा सा याद रखोगे तो किसी भी प्रकार का यदि क्वेश्चन बनेगा, चाहे कथन कार्य का बढ़ो, चाहे कोई भी मैचिंग वाला क्वेश्चन बढ़ो, तो सारे क्वेश्चन आपसे हल हो जाएंगे। धन्यवाद।